सुपर हीरो यूनिवर्स में इस हफ्ते मचा है धमाल। एक तरफ फैंटास्टिक फोर का सीक्वल अपने डायरेक्टर की तलाश में है। द बैटमैन 2 की शूटिंग की तारीख सामने आ चुकी है। स्पाइडरमैन 4 के सेट से आए हैं जबरदस्त प्रैक्टिकल स्टंट्स, लेकिन साथ ही बढ़ गई है लीक्स की टेंशन। और घोस्ट राइडर के एमसीयू डेब्यू की बड़ी अपडेट ने फैंस के दिलों में आग ही लगा दी है। यही नहीं, डीसीयू में सुपरमैन का नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, हॉल ऑफ जस्टिस के सीक्रेट्स और जेम्स गन के बड़े खुलासे। आज के वीकली सुपर न्यूज के एपिसोड 21 में वो सब कुछ है जो आपको देगा एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, कॉमिक बुक के हिडन कनेक्शंस, मूवी के फ्यूचर टीजर्स और वो फैक्ट्स जो आपके सुपर हीरो ब्रेन को कर देंगे सुपर चार्ज। तो कमर कस लीजिए, पॉपकॉर्न पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जर्नी अब शुरू होने वाली है। Hey super friends, welcome to our channel The Superhero Universe where legends rise। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 21 में। Now tight your capes and let's assemble। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है द बैटमैन 2 के रिगार्डिंग। गौतम सिटी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैट रीव्स की द बैटमैन 2 की शूटिंग आने वाली 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। द बैटमैन 2 का यूनिवर्स ये पूरी दुनिया डीसी के अर्थ 2 स्टाइल के ग्रिटी रियलिज्म को फॉलो करती है, जो 80s और 90s के कॉमिक्स जैसे बैटमैन ईयर 1 और द लॉन्ग हैलोवीन से इंस्पायर्ड है। आप द बैटमैन पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं हॉल ऑफ जस्टिस के बारे में। डीसीयू फैंस की नज़रें बहुत तेज है। जेम्स गन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन मूवी में हॉल ऑफ जस्टिस का एक म्यूरल है, जिसमें डीसीयू के कई लेजेंडरी हीरोज नजर आते हैं। ये म्यूरल असल में बिन ऑल ट्रीज के सिनसिनाटी म्यूजियम सेंटर वाले डिजाइन से इंस्पायर्ड है, और ये वही बिल्डिंग है जिस पर हॉल ऑफ जस्टिस का डिजाइन बेस्ड है, जिसे सबसे पहले 1973 के सुपर फ्रेंड टीवी शो में दिखाया गया था। इसके बाद चलिए बात करते हैं जेम्स गन के एक स्टेटमेंट के बारे में। कुछ दिनों से एक रिपोर्ट वायरल हो रही थी कि द बैटमैन पार्ट 2 में रॉबिन यानी बॉय वंडर की एंट्री होने वाली है, लेकिन जेम्स गन ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब नॉनसेंस है। दोस्तों, अगर बात करें कॉमिक्स की तो रॉबिन की पहली एंट्री 1940 के डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 38 में हुई थी। मैट रीव्स का यूनिवर्स फिलहाल बैटमैन की सोलो स्टोरी पर फोकस कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के बारे में। जेम्स गन का सुपरमैन 2025 का सबसे बड़ा सुपर हीरो हिट बनने की राह पर है, और अगर ऐसा हुआ तो ये द डार्क नाइट जो कि 2008 में आई थी, उसके बाद सबसे पहली डीसी मूवी होगी जिसने मार्वल को बॉक्स ऑफिस पर हरा दिया। जी हाँ, 2008 में द डार्क नाइट ने आयरन मैन और द इनक्रेडिबल हल्क दोनों मूवीज को पीछे छोड़ दिया था। अब 17 साल बाद क्लार्क कैंट ये इतिहास दोहरा सकता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं सुपर गर्ल के रिगार्डिंग। जेम्स गन ने सुपरमैन के सेट से एक अनसीन फोटो शेयर किया, जिसमें डेविड कॉर्नस्वेट के साथ नजर आ रही हैं हमारी नई सुपर गर्ल यानी मिली एल्कॉफ। अगर बात करें कॉमिक्स की तो कारा सोरेल यानी सुपर गर्ल पहली बार हमको दिखाई थी 1959 की एक्शन कॉमिक्स इशू 252 में। जेम्स गन की डीसीयू में ये सुपर गर्ल टॉम किंग की सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक्स पर बेस्ड है, जो कि एक डार्क स्पेस वेस्टर्न स्टाइल स्टोरी है। मिली एल्कॉफ की सुपर गर्ल मूवी गॉड्स एंड मॉन्स्टर चैप्टर का हिस्सा होगी, और जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर क्रैग। इसके बाद चलिए बात करते हैं जस्टिस गैंग के बारे में। एक फैन ने पूछा जेम्स गन से कि सुपरमैन जस्टिस गैंग में शामिल क्यों नहीं हुआ, तो जेम्स गन ने कहा क्लार्क कैंट एक इंडिपेंडेंट हीरो है और कॉर्पोरेट फाइनेंस टीम में काम करना उसके प्रिंसिपल के खिलाफ है। दोस्तों, ये आइडिया किंगडम कम कॉमिक और सुपरमैन पीस ऑन अर्थ जैसी स्टोरी से मेल खाता है, जहाँ पर सुपरमैन बड़े कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट कंट्रोल ग्रुप से दूरी रखता है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की डीसीयू की सारी सुपर अपडेट्स। हो गए ना आप पूरी तरह डीसी के यूनिवर्स से अपडेटेड। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की सारी सुपर अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है फैंटास्टिक फोर 2 के रिगार्डिंग। एमसीयू के फैंटास्टिक फोर के पहले पार्ट को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर मैट शैकमैन सीक्वल के लिए भी वापसी कर सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल उन्हें वापस लाने की तैयारी में है। फैंटास्टिक फोर की टीम हमको सबसे पहले दिखाई गई थी कॉमिक्स में, जो कि पब्लिश की गई थी 1961 में, और इस कॉमिक्स का नाम था द फैंटास्टिक फोर इशू 1। स्टैन ली और जैक किर्बी ने रिप्रेजेंट किया था इन कैरेक्टर्स को मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो फैमिली के तौर पे। मार्वल मानता है कि सीक्वल का बॉक्स ऑफिस पहले से बेहतर होगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर को हम अगले 2 अवेंजर्स मूवी, जो कि है अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, इनमें हम फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को देखेंगे, और वो भी बड़े स्केल पर। इसके बाद चलिए बात करते हैं डिज्नी के सीईओ के रिगार्डिंग। डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने अर्निंग कॉल्स में कहा कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी मानते हैं। उनका ये कहना इसलिए था क्योंकि कई लोगों के लिए एमसीयू में इन किरदारों की ये पहली झलक है। भले ही 3 लाइव एक्शन फैंटास्टिक फोर मूवीज बन चुकी हैं, एमसीयू वर्जन को एक फ्रेश शुरुआत के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। चलिए इसके बाद बात करते हैं स्पाइडरमैन के एक विलन के रिगार्डिंग। स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में विलन के तौर पर मिस्टर नेगेटिव का नाम सामने आ रहा है, और फैंस एक्टर डैनियल को इसके लिए कास्ट कर रहे हैं। लेकिन डैनियल ने कहा है कि उन्होंने भी ये सुना है, लेकिन फिलहाल कोई ऑफिशियल बात इस पर नहीं हुई है उनकी मार्वल से। दोस्तों, मिस्टर नेगेटिव का डेब्यू 2007 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 546 में हुआ था। वो एक बहुत खतरनाक क्राइम लॉर्ड है जिसकी पावर्स उसे लाइट और डार्क एनर्जी मैनिपुलेट करने देती है। इसके बाद चलिए बात करते हैं फिर से स्पाइडरमैन 4 के बारे में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट से आई नई वीडियोस ने फैंस को खुश भी किया और परेशान भी। खुश इसलिए क्योंकि फिर से प्रैक्टिकल बैक स्विंगिंग देखने को मिलेगा, लेकिन परेशान इसलिए क्योंकि शूट से लगातार लीक सामने आ रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि ये सारे सीन्स वो थिएटर में जाकर ही देखना पसंद करेंगे, वो लीक्स को देखना बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं सोनी के रिगार्डिंग। स्पाइडरवर्स 3 के बाद सोनी और 2 एनिमेटेड स्पाइडरमैन स्पिन-ऑफ्स पर काम करने की प्लानिंग कर रहा है, जिनमें से एक स्पाइडर पंक पर होगा। स्पाइडर पंक यानी हॉवर्ड ब्राउन पहली बार था अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 10 में नजर आया था, जो कि पब्लिश किया गया था 2015 में, और ये कैरेक्टर स्पाइडरवर्स के बाद फैन का फेवरेट बन गया है। इसके बाद चलिए बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड एक र्यूमर पर। एक नए र्यूमर के मुताबिक अवेंजर्स डूम्सडे में येलेना सैम विल्सन के अवेंजर्स टीम के साथ एक मिशन पर दूसरे यूनिवर्स में जाएगी। ये सेटअप सीक्रेट वॉर्स के मल्टीवर्सल केओस को और बड़ा बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अलग अलग टीमें अलग अलग मिशंस पर गई थी। इसके बाद चलिए बात करते हैं घोस्ट राइडर के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने अपना घोस्ट राइडर चुन लिया है, और ये जॉनी ब्लेज का वर्जन होगा, जिसे पहले निकोलस केज ने निभाया था। जॉनी ब्लेज का डेब्यू मार्वल स्पॉटलाइट इशू 5 में हुआ था। इस कॉमिक्स को 1972 में पब्लिश किया गया था, और जॉनी ब्लेज मिडनाइट सन्स टीम का सेंट्रल फिगर रहा है। ऐसा र्यूमर है कि एमसीयू में भी घोस्ट राइडर इस सुपरनैचुरल टीम को लीड कर सकता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं केविन फाइगी के एक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। केविन फाइगी ने ये कंफर्म किया है कि अवेंजर्स डूम्सडे में अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एक साथ पैक्सर बिल्डिंग में मिलेंगे, यानी फैंटास्टिक फोर के आइकॉनिक हेडक्वार्टर में। दोस्तों, अगर बात करें कॉमिक्स की तो पैक्सर बिल्डिंग पहली बार फैंटास्टिक फोर इशू 3 में नजर आई थी। इस कॉमिक्स को पब्लिश किया गया था 1962 में, और ये हेडक्वार्टर कई बड़े मार्वल इवेंट्स का एपिसेंटर रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सारी मार्वल की बड़ी अपडेट्स, और साथ ही डीसी के यूनिवर्स की भी, जहां मार्वल और डीसी दोनों तरफ से आई बड़ी बड़ी सुपर न्यूज ने हमारी गीक सोल को भर दिया एक्साइटमेंट से। अब सवाल है आपसे, आपको किस सुपर न्यूज ने सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया? घोस्ट राइडर का एमसीयू में आगाज, या फिर अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का एक साल पैक्सर बिल्डिंग में मिलना? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू। वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।